अमर होना जवां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर होना जवां होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अब होना जवां होगा। बहुत अंधेरा हो गया। हिमाला कह रहा है वतन के नाम आता ही होगा। आपको तो पता है ना कि कभी कभी ज्यादा ग्राहक आते हैं और ज्यादा कमाई के चक्कर में फंसते रफीक को देर नहीं लगती। उसे कमाई का इतना लोभ नहीं करना चाहिए, हमें फिक्र हो जाती है उसे। ना ही मोहम्मद का कुछ पता है, काफी दिन हो गए उसे यहाँ आए। कश्मीर तो कभी का घूम चुका होगा, जाने का नाम ही नहीं लेता। उसके मामू कभी कभी मैं बड़ा हैरान होता हूँ, वो इतना खर्च करता कैसे? उसके मामू जान दिल्ली में बहुत बड़े अफसर हैं। हाँ, कल मुझे बता रहा था कि पैसा तो बहुत है उनके पास, लेकिन औलाद एक भी नहीं। ये मनमाना खर्च। माना कि मोहम्मद मियाँ के मामू जान बहुत बड़े अफसर हैं, लाट साहब तो होंगे नहीं जो यहाँ आके वो राजाओं की तरह रहे। तुम्हें क्या पता, मुमकिन हो कि वो बहुत बड़े अफसर हो, और अफसर भी तो लाट साहब ही होते हैं। बुरा मान गई। अच्छा बाबा, मैं मान लेता हूँ मोहम्मद मियाँ के मामू जान लाट साहब, बस। हाँ। अब पानी लेके आवे। अभी नहीं। कौन? मैं हूँ अबू रफीक। आ गया बेटा? जी अबू। चल खाना खाकर पढ़ने बैठ। अजी खाना वाना छोड़िए, आज का दिन पता है कितना अच्छा था। आज मेरा एक थैला मेवा पूरा बिक गया। देखो कितनी बिक्री हुई है। ऐसी कितने की बिक्री हो गई जो इतनी डींगे हाँप रहा है? दिन की बात नहीं है, बिक्री हुई है बिक्री। पूरे 30 रुपए से ज्यादा की बिक्री। हाँ 30 रुपए की? कहीं किसी ने कोई डाका वाका तो नहीं डाला यार तू? हाँ डाका वो मारे जो मेहनत न कर सकता हो। 26 रुपए का माल था मेरे थैले, पूरा बिक गया इंशाअल्लाह। और इतनी बिक्री हुई कैसे? रोजाना तो 15-16 से ज्यादा की नहीं होगी। अबू जान ये झूठ बोलता है, जरूर इसने लोगों को ज्यादा भाव में मेवा बेचकर ठगा होगा। हाँ। ये झूठ बेचता है। अरे अपना जैसा समझती है, 1 पैसे के 10 फूल और हर फूल का 10 पैसा समझती है, सब वैसे ही है। ये बिक्री ईमानदारी की है, 100% ईमानदारी। झूठ। अच्छा झूठ बोलता है। तू अपना काम देखो, पूरे दिन किट मत किया कर, नहीं तो क्या क्या करेगा तू? मैं समझा रहा हूँ। अरे क्या करते हो? चुप। अच्छे खासे आलू के छाल के बराबर हो, मगर झगड़ते हो 4 साल के बच्चों की तरह। सारा तू जाके खाना पका, चल। हाँ भाई, तू जरा यहाँ। तू तो ये बदला, इसमें बिक्री हुई कैसे? वही तो बदला रहा था ना, पर यहाँ का है कि? अरे आपा को छोड़, ग्राहक तो ज्यादा बढ़ गए। वैसे ग्राहकी का मौसम तो अभी शुरू हुआ नहीं। ऐसी बात नहीं है वो, दरअसल हुआ ये कि आज मुझे ग्राहक मिला तो हैरान ही रह गया। 10 रुपए की मेवा खरीद लिए। 10 रुपए? हाँ, और वो भी एक साथ। काफी लोग रहे होंगे इसके साथ। नहीं अकेला था। नहीं, हैदराबाद से घूमने आया, उसने खुद ही बताया अकेला था। अजीब बात, इतने मेवे को वो क्या करेगा? खैर, हो सकता है वो घर पे जा के खाना। अच्छा ठीक है, आप खाना दे मुझे। रफीक? कौन है भाई? रफीक? आता हूँ भाई, आता हूँ। हाँ जी, रफीक मेरे वाले का मकान यही है। जी हाँ, आप कौन? जी मैं उस्मान अंसारी। रफीक से मिलना था। रफीक से मिलना है? जी आइए, इधर आइए, तशरीफ लाइए। हुजूर, रफीक से कुछ गलती हुई? अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही है।
जरूर उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। मैं अभी उसको बुलाता हूँ। अबे ओ फारूक। अजी जनाब सुनिए तो सही। अरे साहब मैं जानता हूँ उसको, बहुत नालायक लड़का है, आपके सामने उसको सजा दूंगा। अबे ओ रफी दो, ओ रफी। जी अबू। क्या गड़बड़ की है रे? ये साहब मेवा खराब निकल गया साहब, बादाम करवा वाला चला गया क्या? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मेवा बहुत अच्छा था। मैं तो बस तुम्हारे ये 5 रुपए लौटाने आया था, जो शायद जल्दबाजी में तुम मेरे कमरे पर छोड़ आए थे। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे पैसे बराबर हैं। एक बार गिन तो लो बरकरदार। अच्छा आप कहते हैं तो वैसे पैसे तो मेरे कैसे मेहरबानी कैसी भाई, ये तो मेरा फर्ज था। जी चलता हूँ, इजाजत दीजिए। 5 मिनट रुकिए साहब, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बेटी बाबू के लिए कुछ फल और मेवे लेकर जा। अरे बेकार तकलीफ करवा रहे हैं। तकलीफ की कोई बात नहीं है साहब, आप जैसे बड़े लोग हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं और हम कुछ खिदमत भी ना कर सकें, ये तो हमारी बदकिस्मती हो जाएगी जनाब। बेटा बाबू के लिए पानी, तू खाली खाली मुझे देख रही है, जा ना। कश्मीर घूमने आए हैं जी जनाब का स्टेशन। जी उस्मान अली बिन हैदर अली, हैदराबाद का रहने वाला हूँ। अब साहब वैसे तो कश्मीर मेरा कई बार का घूमा फिरा है, लेकिन फिर भी हर बार गर्मियों से कुछ पहले आ जाता हूँ और कुछ बाद में जाता हूँ। और फिर साहब कश्मीर तो एक ऐसी जगह है कि यहाँ जितनी भी बार आया जाए हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिलता है। सही फरमाते हैं साहब, कश्मीर कभी पूरा नहीं होता। और फिर ये तो जन्नत है, जन्नत। तब मुकाम रखते हैं। जी अभी कम से कम 3 महीने तो हूँ, फिर क्या साहब, अब कल को जिंदगी का क्या भरोसा। कहिए कल को ठोकर लगे और जिंदगी खत्म, या फिर यूं कहिए कल को अब्बाजान का खत आ जाए तार की तरह, उस्मान फौरन हैदराबाद चले आओ। अल्लाह क्या फरमाते हैं साहब, मौत आए आपके दुश्मनों को और खत आए हमको। वैसे आपके वालिद साहब हैदराबाद में क्या करते हैं? कोई कारोबार या कोई बिजनेस या कोई नौकरी? जी 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 क्या फरमाया आपने? जी मैंने अर्ज किया है आपके वालिद साहब हैदराबाद में क्या करते हैं? कोई कारोबार या मुलाजिम? जी जी कारोबार है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम लोग, ठेकेदारी। ठेकेदारी जी। बिस्मिल्लाह कीजिए उस्मान साहब। जी जी माफ कीजिएगा, आप शायद रफीक की। ये रफीक की बड़ी बहन है सारा, इससे भी बड़ा एक बेटा है फारूक, जो आजकल पाकिस्तान में। लेकिन क्यों? वो गद्दार है। ओ आजादी मिलते ही जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो वो कमीना उन्हें हमारी फौजी ठिकानों तक लेकर आया। मेरे खून में न जाने ऐसी कौन सी गंदगी जिसने मुझे फारूक जैसे बेटी का बाप बनवाकर जलील किया। जी माफी चाहता हूँ, मैंने खामा खा आपको तकलीफ दी। तकलीफ की कोई बात नहीं साहब, ये तो मेरा पुराना भाव है। जब कभी कसकता है तो तकलीफ होती है। औलाद से नफरत की जा सकती है, उसे हिकारत की नजर से देखा जा सकता है, मगर वही औलाद माँ बाप के माथे पर कलंक का टीका बनकर चिपक जाए तो उसे नहीं छुड़ाया जा सकता। फारूक यदि कत्ल कराता ना तो मैं इबादत गाह में जाके उसकी माफी के लिए मिन्नतें कर सकता।
वतन से गद्दारी, अपनी जमीन से धोखा। क्या खुदाया, कितना बड़ा गुनाह है। मेरी कई पीढ़ियां सदियों तक इस कलंक को नहीं मिटा पाई। कभी कभी जी, मुझे बेहद अफसोस है। अफसोस तो मुझे है साहब, मैंने आपको अपने बेकार के पचड़े सुनाने शुरू किए, मगर क्या करूं भाई, ये मेरा पुराना दर्द, मेरी लाचारी, मैं चाहूं तो इसे बर्दाश्त नहीं कर। जी, मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये ले जाना, तेरे लिए कुछ कपड़े लाए। ये आदमी कौन था? ये मेरे ग्राहक थे भैया, मेवे खरीदने वाले, बड़े शरीफ आदमी। लगता तो है कि शरीफ खरीदार थे, पर यहाँ क्या खरीदारी करने आए? अरे खरीदारी करने नहीं आए थे, दरअसल हुआ ये कि कुछ पैसे मैं इनके यहाँ छोड़ आया था, वही वापस। अच्छा है। ज़ारा, बहुत तेज भूख लगी, जरा खाना खा। अभी लगा, मेरी आधा खाना छोड़ के ही चलाया भाई साहब। मोहम्मद मियाँ जी, मैं जरा डोगरा जी की चौपाल तक पड़ा। जी, बहुत अच्छा। जीना मुहाल कर रखा। संभल कर जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, अंधेरा होने के पहले आ जाइएगा। हाँ आ जाऊंगा। अरे ज़ारा, कितनी देर है? अरे मुझे बाहर जाना है काम से। हाँ, 2 मिनट की भी तसल्ली नहीं। घर आए नहीं कि जाना है जाना है जाना है कि रेट लगाए देते हो। ऐसा भी क्या काम करते हो? अब तुझे नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी तकलीफ में हूँ और कितना बड़ा काम करता हूँ। अब तू ठहरी फूल बेचने वाली, तेरी अक्ल तेरे पैसे से बढ़ के तो हो नहीं जाएगी। अच्छा, जरूर जरूर, मुझे सब पता है कि तुम कितनी बड़ी तकलीफ में हो और कितना बड़ा काम कर रहे हो। सारा दिन तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए देखती हूँ, और बाकी का सारा दिन वहाँ आवारागर्दी करते फिरते हो, और घर आकर मुझ पर रोक जमाते हो कि देखो मैं कितना बड़ा काम करता हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ। अब मुझे भूलते क्या हो, खाते क्यों नहीं? अरे भूल कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस तुझे देख रहा हूँ। पाकिस्तान से आते वक्त आरब ने जब तेरे बारे में बताया था ना, तो ये नहीं कहा था कि तू जुबान की इतनी तेज है, वरना खुदा कर मैं यहाँ कभी नहीं आता। वो तो फारूक भाई ने गलती की थी। अगर उनसे मुलाकात हुई तो उनसे शिकायत जरूर करूंगी कि किस उमाने वाले आदमी को मेरे घर भेज दिया है। तो अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती ना कि तुम इस कदर आवारा कर दो, तो मैं तुम्हें इस घर में ठहरने की इजाजत बिल्कुल नहीं देती। अच्छा, तो अब तो पता चल गया ना तुझे, अब भगा दे मुझे। अब तो पता चल गया ना, अब भगा दे मुझे। अब तो मैं खुद भी लाचार हो गई हूँ। और पर ये बात अगर अब्बू जान को पता चल गई ना कि तुम फारूक भाई की शिकायत की चिट्ठी लेकर पाकिस्तान से यहाँ आए हो, तो सच मानो तुम्हें अभी के अभी इस वक्त इस घर से निकाल देंगे। और इतना ही नहीं, मुमकिन है कि वो तुम्हें पुलिस के सुपुर्द भी कर दें। और वो तो भाईजान की मोहब्बत के कारण जान से झूठ बोल पाई, और ये राज अब तक राज ही है। ये बहुत धीरे, अरे अंदर रफीक खाना खा रहा है। तुम नहीं जानते कि अब्बू को पाकिस्तान और वहां से आए हुए लोगों से कितनी नफरत है। वो खुद फारूक भाई से बहुत नफरत करते हैं। इतना ही नहीं, वो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। और मुझे खुद भी गद्दारों से नफरत है। पर भाईजान का लिहाज, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, जिसके कारण मैं तुम्हें यहाँ ठहराने के लिए लाचार हो गई हूँ। और सच मानो तो असल तो ये भी है कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पता नहीं किस पुलिस में गिरफ्तार हो गई थी। और मुझे नहीं लगता था कि तुम कोई गलत आदमी हो सकते। हाँ, तो तू मुझे कोई गलत आदमी समझती है, या तू भी मुझे पाकिस्तानी जासूस समझे होगी? अरे ऐसा मैं कब कहती हूँ, पर गलत आदमी तो तुम हो। मेरा मतलब है उबाने वाले, समझे?
देती है। तू नहीं जानती है यार, मैं पाकिस्तान से किस तरह भाग कर आया हूँ, और अगर मैं पकड़ा जाता ना, मुझे कभी की गुल। ऐसा क्यों कहते हो? खुदा तुम्हें मंजिल देगा और यूं थकने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ, वरना खुदा कसम मैं कब का मारा गया। तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे जिंदा रहने की तमन्ना पैदा करती हैं। आपा, हाँ, सब्जी दे मुझे। आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बता दो उसे सब्जी कहाँ रखी है। पर मेरा हाथ तो छोड़ो। रफीक, हाँ देख भाई, पतीले में सब्जी रखी होगी तो खुद ही ले ले। अच्छा ठीक है। देखो अब नाराज हो रहा है। अरे होने। अच्छा तू एक बात बता, क्या? ये जो आदमी आया था ये कौन था? बहुत घूरे जा रहा था तुझे। मुझे क्या पता कि कौन था, और तुम्हें तो हर आदमी मुझे घूरता हुआ ही नजर आता है। हर आदमी से डरते हो तुम। तू है ही इतनी खूबसूरत कि मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तुझे मुझसे छीन ना ले। कसम से जा, अगर तू किसी और की हो गई ना तो मैं मर जाऊं। चल झूठे। मजा आ गया भाई, माशाल्लाह, क्या बात है। आपा, कभी कभी तुम इतना जान मार का चीज बनाती हो कि आदमी को बदहजमी हो जाए। ओए ओए ओए, क्या पुलाव था, क्या पुलाव था। क्यों भाईजान, कुछ मजा आया कि नहीं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहीं तुम्हारी आपा के हाथ में तो जादू है, जादू। ये बात तो ठीक कही भाईजान आपने। अब नहीं खाओगे? नहीं, मेरा। अच्छा आपा, हाँ। आपसे एक राय लेनी थी। क्या? वो उस्मान साहब, अरे वही जो अभी आके गए हैं। हाँ हाँ बोलो। उनका कहना है कि मैं श्रीनगर में मेवे बेचना छोड़कर एक अच्छी नौकरी करूँ। वो खुद एक अच्छा लड़का नौकर चाहते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें भरोसे वाला लड़का नौकर चाहिए। तमाम मौसम को कश्मीर से बाहर रहा करेंगे, तब नौकर उनके घर की साथ सवार करेगा। बाकी के वक्त जब वो यहाँ आ जाए नौकर उनकी खिदमत किया करेगा। हाँ। क्या राय है? तो क्या तू उनकी नौकरी करना चाहता है? हाँ, बड़े शरीफ आदमी है बेचारे। कहते थे पिछली बार एक लड़का नौकर रखा था, खम्बक परसों आकर भाग गया। अच्छा, तो इस बात का क्या भरोसा है कि तू उनका पर्स लेकर के भागेगा? तुम्हें तो बस बात पर मीन में निकालने की आदत है। अब भाई ये जरूरी है कि वो हर आदमी को एक जैसा समझे। किसके बारे में बात हो रही है भाई? अरे उन्हीं साहब के बारे में जो अभी अभी आपके हाथ में। अच्छा, जी उनके नौकरी करना चाहता है। तो उसमें हर्ज क्या भाईजान? जरा आप ही सोचिए, मैं यूं तमाम दिन श्रीनगर में घूमता रहता हूँ, पैर टूटने को ही आते हैं। अच्छी खासी नौकरी मिल रही है तो क्या तकलीफ है? नहीं पर ये नौकरी है किस तरह की? अजी नौकरी क्या है, मटर गश्ती समझो। उनको चाहिए एक भरोसे वाला लड़का नौकर। तमाम मौसम वो कश्मीर से बाहर रहते हैं, तब उनके घर की सार संभाल किया करेगा, और जब वो यहाँ आया करेंगे तब उनकी सार संभाल किया करेगा। इतना सा काम, और तनख्वाह भाईजान 60 रुपये महावार, बिल्कुल रईसी की नौकरी है। पर यहाँ है कि अरे पर वो तो ठीक है, ये बताओ कि ये खिदमत किस किस्म की होगी? अजी खिदमत का है कि ये घर वर साफ कर देना, या ज़्यादा हो तो होटल पे ऑर्डर ठहराना, इतना सा। और कभी कभी उनका मूड होता है वादियों में घूमने का, तो उनके साथ वादियों में चले जाना, इतना सा। नौकरी तो अच्छी है भाई, लेकिन ये आपको समझाओ इसको। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? उसे जब इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है तो तूने अबूजान से इजाजत ली है? भाई उनसे भी इजाजत ले ही लूँगा। चलिए आप तो इजाजत दे दो। ठीक है, तुझे जो ठीक लगे वो कर, पर अबूजान से पूछ लेना। ठीक है, पूछ लूँगा। पर अब इस वक्त कहाँ चला? उन्हीं से आपको क्या आऊँ? पर अबूजान से तो पूछ लेना। रास्ते में पूछना हो जाऊँगा। मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मैं नहीं चाहती कि रफीक उनके नौकरी करे। पसंद तो मुझे भी नहीं आया। तो फिर तुमने रफीक के उनके यहाँ नौकरी करने पर नाराजगी क्यों नहीं जताई? तुम औरत हो, चीजों को ज्यादा सोचती समझती नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई पाकिस्तानी जासूस है, जासूस? और मेरा अब ये वहम पुख्ता होता जा रहा है। किस तरह? तुम जरा सोचो कि कोई आदमी रफीक को 60 रुपए महीने की नौकरी देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? और फिर रफीक में ऐसी खासियत ही क्या है कि उसे 60 रुपए महीने की नौकरी दी जाए? हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रफीक को फंसा कर
मेरे बारे में जानकारी इकट्ठी करना चाहता है। मैं समझी नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? अरे तुम समझती नहीं हो। मैं एक दूसरे मुल्क से भागा हुआ मुजरिम हूँ और बगैर इजाजत के यहाँ रह रहा हूँ, तो यहाँ भी मुजरिम हूँ। खुदा जाने मेरी तकदीर में क्या लिखा होगा। देखिए अब्बू जान, अब तक सो रहे हैं? देर से आया। अरे इन्होंने तो रोज का यही नाटक बना रखा है, एक दिन की बात हो तो चल भी जाए। क्यों? मुझे झाड़ू लगानी है क्या? और नहीं तो क्या, अभी झाड़ू लगानी है, फिर फूल लेने जाऊंगी, वापस आऊंगी, खाना भी बनाऊंगी, पता नहीं कितने सारे काम पड़े हैं मुझे। जगा दे, नहीं तो सोता रहेगा। मोहम्मद हाँ उठो ना। सोना जाना जा रहा। देखो सूरज सर पर उठ रहा है, अब उठ भी जाओ। तू अपना काम कर। उठो, मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं। क्या है तारा? तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये। मैं भी नहीं देती है तुमसे। जल्दी उठो। अच्छा आपा मैं चलता हूँ, उस्मान साहब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ ना। हाँ। लेकिन आपा एक बात कहना मैं आपसे भूल गया। क्या? वो उस्मान साहब का उन्होंने एक संदेशा भेजा है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। वो कहते हैं कि जब तुम फूल बेचने जाओ तो शाम 5 बजे उनको 1 रुपए के फूल दे आया। 1 रुपए के फूल? हाँ 1 रुपए के। पर वो अपने घर में अकेले रहते हैं ना, इतने सारे फूलों का वो क्या करेंगे? तुम नहीं जानती आपा, उस्मान साहब अकेले होके भी अकेले नहीं है भाई, बड़े आदमी हैं, दूर दूर तक मिलने जुलने वाले हैं उनके। और आपा कभी कभी मैं हैरान होता हूँ, उनके साथ जब मैं वादियों में घूमने जाता हूँ, किसी से भी मिलते हैं वो उनका दोस्त नहीं बनता। खास तौर से मैं उसे लाल फूल देते हैं। लाल फूल? हाँ लाल फूल। तो एक काम करो, हाँ। सुनो, जब तुम उनको फूल बेचने जाओ तो 1 रुपए के फूलों में लाल फूल जाता है। ठीक है? हाँ। भाईजान कुछ कह रहे हैं क्या? मुझे आवाज। हाँ रफी, मुझे तुमसे एक काम। जी भाईजान। तुम्हारे उस्मान साहब के क्या हाल है? ठीक ही है बस। कश्मीर घूम लिया उन्होंने? अजी कश्मीर तो कब का घूम चुके हैं, अब तो दोहरा रहे हैं। एक जगह को 5-5 बार घूमने जाते हैं। अच्छा जी। ये कैसा घूमना? ऐसा ही घूमना है उनका। सुबह उठते हैं, कुछ लिखने बैठ जाते हैं, दोपहर को ताशबाजी और आवारागर्दी में पड़ती है, और शाम को जब शहर में लोग घूमने जा रहे होते हैं ना भाईजान, तो हमारे साथ निकल जाते हैं बाद में। कुछ शायराना अंदाज के आदमी हैं। सुनो, मैं फूल लेने, चाय भीतर पड़ी है प्याले में। हाँ। मेरा एक काम करोगे? जी भाईजान। तुम्हारे उस्मान साहब कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, ठीक है। किसकी खबर लाकर मुझे देते हैं, और मुमकिन हो तो ये भी बता दिया करो कि वो जिन लोगों से मिलते हैं उनसे क्या बातें करते हैं। ये काम कर पाओगे? इतना सा काम ये तो मैं आज शाम को ही आपको ला के दे दूंगा। ठीक है। और याद रहे बरकुर्ता जी। इस बात के बारे में तुम्हारी आपा और तुम्हारे अब्बू जान को पता ना लग पाए। आप भरोसा रखिए भाईजान, है ना? ठीक है। अगर तुमने ये काम उस तरीके से किया रफीक, तो मैं तुम्हें इनाम के 50 रुपए दूँ। क्या बात कर रहे हैं भाईजान? 50 रुपए? 50 रुपए एक बार में 50 रुपए? ठीक है, तो ये काम पक्का समझो। अब मैं चलता हूँ भाईजान, अल्लाह हाफिज। जी जी चाचा। तुम कहीं बाहर जाने वाले थे, परसों बतला रहे थे। हाँ, वो कुछ काम था, पहलगांव जाना था, पर अब कैंसिल हो गया। चाय में। अच्छा। अरे कासिम मियां, अरे भाई कासिम मियां है क्या घर में? आ जाओ भाई, आ जाओ। वाह भाई वाह, कमाल है। जवाब नहीं है तुम्हारा भाई। आ जाओ तशरीफ रखो।
अम्मा यार तुम तो घर में इस तरह दबक कर बैठ जाते हो कि 6-6 आवाजें देनी पड़ती है। बेकार में आपने 6-6 आवाजें दी। इस घर में आपके लिए कोई रोक टोक तो है नहीं, चले आते। वो तो ठीक कहते हो भाई, पर वो जमाना कहाँ रहा कि जहाँ चाहो बिना रोके टोके चले जाओ। अब तो भाई घर के अंदर भी खास करके जाना पड़ता है यार। क्या पता घर में बहू के इश्क फरमा है। वैसे डोगरा साहब, मेरे घर में ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ारा और रफीक दोनों ही। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मियाँ मैं एक जातक पहले से ही होशियारी करता हूँ। तुमको ये बतलाओ, इतनी सुबह सुबह घर से कैसे निकल पड़े? जरूर कोई ना कोई बात होगी, जल्दी से बतलाओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। जरूर जरूर मियाँ जरूर, वरना तुम तो जानते हो कि हम बिना वजह ना तो किसी को अपना वक्त देते हैं और ना ही किसी का वक्त लेते हैं। तो फिर सुनाओ, मोहल्ले की किसी लड़की को किसी से मोहब्बत हो गई, या किसी ने अपनी जोड़ी को बड़ी बेदर्दी से पीटा है, या फिर तुमसे किसी से कहा सुनी हो गई है? जल्दी से बतलाओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। आज ऐसी कोई बात नहीं है कासिम मियाँ, आज मोहल्ले की बात नहीं है भाईजान, आज तो सारे वतन की बात है। क्या कहते हैं उसे यार, नेशन इंटरनेशनल नहीं यार, नेशनल ही कहो यार। तुम्हारी अंग्रेजी कभी नहीं सुधरेगी। हमारे 4-6 शब्द अंग्रेजी के ठीक ढंग से ठीक सुन लो, वरना अपनी कसम हिंदुस्तान में तक तो कोई टके से नहीं पूछेगा, ना पब्लिक ना गवर्नमेंट। आप कहते हो तो सीख लूंगा अंग्रेजी, वैसे उम्र तो किसी जुबान के काबिल रही नहीं। हाँ यार वो सब तो ठीक है। तो एक काम की बात सुनाओ, वो ये कह रहा था, एक पाकिस्तानी पकड़ा गया। पाकिस्तानी? हाँ पाकिस्तानी, औरत का भेष बनाया हुआ था, तो घुसपैठ क्या था यार। अरे अपने वो खान साहब है गुलाम अली, हाँ वो गलीचों वाले। हाँ वही गलीचों वाले। अरे कंपत तो उनकी दुकान से गलीचा तो एक खरीद रहा था और बातें टक कर रहा था। अभी तो तुम कह रहे थे यार वो औरत बना हुआ था, फिर ये खरीद फरोख्त की बात। यार तुम पूरी बात तो सुनते नहीं हो, बीच में ही गड़बड़ कर देते हो। औरत तो वो तब बना हुआ था जब आजाद कश्मीर की सीमा से अपने यहाँ होता था, और यहाँ आकर मर्द हो गया था। तो खूब पड़ी होगी सारे को। और नहीं तो क्या, हार क्यों पड़ते। मियाँ उसके पास से कुछ नक्शे भी बरामद हुए और कुछ एक लोगों के पते भी हैं, तो वे उनसे पहले। अब तो वो भी पकड़े जाएंगे। और नहीं तो क्या, बिल्कुल। मैं समझ नहीं पाता यार, अयूब को कश्मीर से ऐसी क्या मोहब्बत है जो आवाम की मर्जी के बगैर मिलने की कोशिश करता है? मोहब्बत नहीं है मियाँ, मोहब्बत नहीं है, ये जुनून है प्यारे भाई। वो कहते ना कि आदमी में जब जब लालच बढ़ता है जमीन जायदाद से, तो लालच उसे अच्छे बुरे सही गलत में तमीज करना बता देता है। और मुझे तो उससे ज्यादा यार उसके दिमाग पर तरस आता है। खुद तो ठीक ढंग से अपनी आवाम का पेट भर नहीं पाता और दूसरों को खिलाने पिलाने का दावा है। अरे मुझे तो उनसे ज्यादा उन गरीबों पर तरस आता है जिन्हें वो अपने नापाक इरादों में हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। हम मारे जाते हैं बेचारे वो गरीब। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने यहाँ बहुत सारे घुसपैठिए घुस आए और सुनते हैं उनके पास शानदार हथियार भी हैं, और उनसे कहा गया है कि वे वक्त आने पर उन्हें हिंदुस्तानी या कश्मीरी आवाम के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कासिम मियां कि पाकिस्तान को कश्मीरी आवाम या इंसानियत से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसे चाहिए कश्मीर की सदा जबान जमीन, फिर भले ही वो खून से सुरखरू होकर क्यों ना मिले। इसके लिए उसे हिंदुस्तान से लड़ना पड़े या फिर हमारी तुम्हारी कश्मीर की अमन पसंद आवाम की गर्दनें क्यों होता चाहे ना वो ये समझता है कि किसी भी मुल्क को आवाम की मर्जी के बगैर जीता या चैन से रहा जा सकता है। हमारी तुम्हारी गर्दनें इतनी मुलायम नहीं है डोगरा साहब। पत्थर की औकात औलाद तोड़ने की नहीं हुआ करती। ये खामा ख्याली है कि सच्चाई को तलवार से काटा जा सकता। इंशाअल्लाह कभी वक्त आया तो दिखला देंगे
कि जो हाथ खून चुनने के काम आते हैं वो कांटे मसलने में कितने माहिर होते हैं। सच कहते हो कासिम मियां, सच कहते हो, क्योंकि जल्दी ही कोई ऐसा वक्त आने वाला है जब हमें यह बुलंद ख्याल कश्मीर की धरती पर इस तरह लिख देना होगा कि सदियों तक आने वाली दर्द कश्मीर को याद रखे, कश्मीरियों को याद रखे। और सही मानो तो कासिम, इम्तिहान के मौके पर यदि हम में से कोई चूक गया ना, अगर कोई चूक गया ना, तो हमारी आने वाली नस्ल उसी नफरत और हिकारत से देखी जाएगी जिस तरह तुम फारूक के बारे में देखते हो और सोचते हो। कासिम मियां, कई दिनों से जहन में एक बात चल रही है। वैसे ये बरखुरदार है, बहुत दिनों से देख रहा हूं, शायद तुम्हारे यहाँ ठहरे, कोई रिश्ता वगैरह? नहीं, रिश्ता कुछ नहीं। फारूक के दोस्त हैं, बड़ी उम्मीद लेके कश्मीर घूमने आए, यहाँ आकर पता चला फारूक ने गद्दारी की, लिहाजा बहुत मायूस। फिर मैंने और सारा ने इन्हें समझाया और कहा कि तुम फारूक के दोस्त हो, तुम्हें इस घर में ठहरने का पूरा हक है। दिल्ली के किसी बहुत बड़े खानदान के चश्मो चराग हैं, खुदा का दिया काफी है, लिहाजा काम करने में लगे हुए हैं। सही कहते हो भैया, बिल्कुल सही कहते हो। वैसे यार एक बात बोलो, लड़का जो है शक्लो सूरत तो माशाअल्लाह लगता है यार, अपनी सारा बिटिया के रिश्ते की बात क्यों नहीं चला देते? डोगरा साहब, मेरे मन में भी ये ख्याल कई बार आया, पर क्या है, लड़का बड़े घर का है, बड़े खानदान से, कुछ हिचक होती है यार। आमा 20वीं सदी में हिचक की बात करते हो? लाहौर मिला तो बस यार, एक बार लड़के से बात करके तो देखो, अगर जरा भी काबिल और तमीज़दार होंगे तो मान जाएंगे, वरना मैं समझता हूँ कि ये मियाँ सर पटक कर ही मर जाए तो भी ज़ारा जैसी लड़की नहीं पा सकते। कश्मीरी लड़की है, ओ तुमने किसी शायर की बात नहीं सुनी? तो कहा है ना कि कश्मीरी लड़की कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती होती है, उसकी एक मुस्कुराहट पर 1001 शालीमार निसार हो सकते हैं। एक बार मेरे कहने से बात करके देखो। ठीक है डोगरा साहब, आप कहते हैं तो बात जरूर। अच्छा मियाँ, आप हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। जय राम जी। अरे वो ये कह रहा था मैं, तो एक बार सारा बिटिया किराए जरूर ले लेना। अला इन सब मामलों में कोई लड़कियों से बात कर? अरे लड़के से बात करनी है, और लड़के से भी क्या, लड़के वालिदैन साहब से बात करनी है। लड़के के वालिदैन से बात करनी? अरे किस सदी में जी रहे हो मियाँ, किस सदी में जी रहे हो? अरे हमारा तुम्हारा जमाना कुछ और था, तो पहले तो शादियाँ खूटे तक के हो जाया करती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है मियाँ। अगर गाय को खूटा पसंद ना आए तो रस्सी लेकर भाग सकती है, और खूटे को गाय पसंद आए तो बंदी होने के बावजूद करने से रस्सी निकाल ले। मेरा कहा मानो तो एक बार लड़के लड़की की राय जरूर ले लो। हो सकता है कि जिसे हम अपनी नजर में थोड़ा समझ रहे हैं, और वो लड़की की नजर में गधे से भी बदतर हो। मियां बात आप बिल्कुल सही कहते हैं। तुम यार बूढ़े हो गए, मगर तुम्हारे अंदर वो सीरियसनेस। हम अंग्रेजी सीख लो यार, बाकी की अपनी जुबान में मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मियाँ, चलते हैं। जय राम जी की। अल्लाह अल्लाह। अरे वो कासिम मियाँ ये कह रहा था कि दारा बिटिया बड़ी होती है, तो एक बार मेरे कहने उसकी राय जरूर ले लो यार। अब क्या निकाह करा के जाएगा? क्या मियाँ यार,
सोचते ना समझते। ज़ारा बेटी आपसे मैं जरा बेटी जरा यहाँ। बेटा मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। बेटी वो मोहम्मद है ना? जी क्या हुआ मोहम्मद? नहीं हुआ कुछ नहीं है, वो मोहम्मद है ना? हाँ हाँ। वो तुझसे ठीक से तो बात करता है ना? हाँ बात तो ठीक से करता है, पर अब बात तो बतलाइए कि बात क्या हुई है? बात? हाँ बात बात तो कुछ भी नहीं। तू जा जा। अब्बू जान आप अपना ख्याल रखिएगा, पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया है। ये कमबख्त डोगरा भी जो है ना, मोहम्मद मियां जी जरा यहाँ आइए। तशरीफ रखिए। जी कहे। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। हाँ हाँ बताइए। बेटा मोहम्मद फारूक, मेरा बेटा तुम्हारा दोस्त है, गद्दार, इसका मुझे सख्त अफसोस है। मेरे दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी जब मैंने अपने जवान साहब को ढूंढ के पर खुदा की मर्जी। अब मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी आराम से कटे। मैं चाहता हूं रफीक और ज़ारा के लिए कोई सहारा मिले। फारूक अगर यहाँ होता तो मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं। मेरे पास यहाँ मैं चाहता हूं तुम ज़ारा को कबूल कर। मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा बेटा। पर चाचा जान, बेटा अपने उस नालायक दोस्त के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। ऐसी बात नहीं है चाचा जान, मैं फारूक के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे तो बस इतना बदला, तुम्हें ज़ारा पसंद तो है ना? कैसी बात कर रहे हैं चाचा जान आप? कोई बेवकूफ होगा जो ज़ारा जैसी लड़की को नापसंद करेगा? शाबाश बेटा शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस तुम अपने वालिद का पता मुझे दे दो, मैं उनसे मिलने पे करूंगा, उन्हें किसी भी तरह मना दूंगा। चाचा जान आप क्यों परेशान होते हैं? मैं खुद ही उनसे नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही उन्हें खत लिख देता हूँ, आज ही खत लिख देता हूँ। क्या? हाँ तुम खुद? जी। खुदा तुम्हारी उम्र बड़ी करे। मुझे इजाजत दीजिए। ज़ारा, ओ ज़ारा, बेटा मैं जरा डोगरा जी की चौपाल तक होकर आता हूँ, मैं लौट कर खा लूंगा। ज़ारा, अरे ज़ारा, अरे यहाँ जल्दी बोलो, मुझे खाना भी पकाना है। पका लेना खाना बाद में। तुम्हारे अब्बू ने तो बड़ी उलझन में डाल दिया। कैसी उलझन? अरे वो तुम्हारे और मेरे निकाह को लेकर मेरे वालिदैन का पता पूछ रहे हैं, और तुम तो जानती हो कि वो पाकिस्तान में है, यही ना? हाँ। और अब तुमने अब्बू जान को ये कहकर बहका दिया होगा कि तुम उनसे खुद ही खतों की ताकत कर लो। हाँ। जब झूठ बोल ही चुके हो तो निभाओ। वो मसल मशहूर है ना कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पर क्या? अब तुम अब्बू जान से कहना कि तुम उन्हें खत लिख चुके हो।
जवाब आएगा। अरे तुम समझे नहीं, जिस तरह खत भेजा गया है उसी तरह उसका जवाब भी आएगा। फिर तुम अबू जान से कहना खत में लिखा है कि मेरी मर्जी में ही उनकी मर्जी है जी, और जो तुम्हारी मर्जी हो तो तुम्हें बता देना। कभी कभी तुम बड़ी समझदारी की बातें करती हो ज़ारा। भाईजान, 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 अरे तो थोड़ा सा जल्दी। वो उस्मान साहब है ना, अभी अभी अपने घर के सामने वाले रास्ते से जाने वाले। तुम चाहो तो हमारे पीछे पीछे आ सकते हो। बड़ी जल्दी में ये बात बताने आया अपने आपको। ठीक है तो मैं जाऊँ? हाँ जा। ठीक है जा। हट नहीं जाया कर। ये उस्मान मुझे लगता है जैसे ये मेरे पीछे पड़ा है, और कभी कभी लगता है जैसे ये कोई पाकिस्तानी जासूस है। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये पाकिस्तानी जासूस है तो फिर तुम पुलिस में इत्तला क्यों नहीं कर देते? फिर वही बचपने सी बात। अरे पगली, अगर पुलिस में इत्तला की और वो नहीं पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा। हाँ। और अगर कहीं वो पकड़ा गया तो भी मैं मारा जाऊंगा कि ना जाने किस मामले में मेरा जिक्र निकाल। अरे तो पहले तुम खुद ही पता क्यों नहीं लगाते कि वो उस्मान पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी? अरे वो ही करने की तो कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रफी को कह रखा है कि ये उस्मान किस किस्म की हरकतें करता है, इसकी जानकारी बराबर से मुझे देता है। ठीक है। अच्छा तुम्हें ये कोई बात बतलाई क्या? यही कि वो जो उस्मान है ना, वो वादियों में घूमते फिरते किसी से मिलते हैं तो उसको एक लाल फूल देते हैं, और ये बात रफी के जरिए उन्होंने मुझसे कहलवाई है कि रोज 1 रुपए के फूल मैं उन्हें देती आया करूँ। लाल फूल? हाँ लाल फूल। ये उस्मान, खैर मैं पता लगा ही लूंगा कि ये चीज क्या है। तुम पता लगाते रहना, मैं तेरी खाना पकाऊंगी। पर आप यहाँ कैसे आए? ज़ारा मैं पाकिस्तान से भाग आया अपने वतन, अपने घर, अपने खून से घुल मिल जाने के लिए। और ज़ारा इस वक्त में बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं यहाँ नहीं रह सकता ज़ारा, मुझे हिंदुस्तान के किसी और शहर में रहना है। इस बस्ती में सब मुझे पहचानते। मैं आपसे ये तमाम बातें नहीं पूछ रही हूँ, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए कैसे? आपके आने का मतलब क्या है? पगली, अपने घर आने का कोई मतलब होता है? भाई अपने खून से मिलने का कोई मतलब होता है क्या? घर, खून, कौन सा घर, कौन सा खून? ना ही कोई आपका घर है और ना ही कोई खून। अगर पूजन यहाँ होते ना तो अभी हमको आपका एक घर मिल जाता, एक शानदार और मजबूत घर। हमारी सरकार ने आप जैसे लोगों के लिए बहुत लाखों रुपए पैसे खर्च करके मजबूत घर बनवा रखे हैं। ज़ारा, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं सब समझती हूँ भाईजान, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप मेरे भाई रहे, इतना लिहाज काफी है कि मैं आपको पुलिस के सुपुर्द नहीं कर रही हूँ। निकल जाइए यहाँ से। ज़ारा, तू मेरी बहन है ज़ारा, समझ, तू मेरी बहन है। किसी गद्दार की बहन होने के बजाय मैं मर्दाना ज्यादा पसंद करूंगी भाईजान, मैं मर्दाना ज्यादा पसंद करूंगी। मैं जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं जाता हूँ ज़ारा। ये रख, मैं तुम लोगों को कभी कुछ नहीं दे पाया, अब सिर्फ ये। ऐसा क्यों समझते हैं भाईजान कि आप हमें कुछ भी नहीं दे पाए? आपने हमें दिया बदनामी, खानदान का गद्दार कहलवाने का तमगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए भाईजान, आप अपनी ये दूसरी मेहरबानी
अपने पास ही रखिए और निकल जाइए यहाँ से। तुम लोग चाहे लो कमाल हो, तुम लोगों में सही गलत की तमीज नहीं। सारा देख इसे, ये दौलत है सारा, दौलत। तुम लोग सारी उम्र एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगे, ये भी कभी से नहीं पा पाओगे। और मैंने सारा मैंने इसे मिनटों में कमाया है, मिनटों में। ठीक है रे भाईजान, हम जाहिल हैं, हम गवार हैं, आपके नोटों की कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम तमीज नहीं है। पर एक बात यकीनी है, हमें गद्दारी और वतन परस्ती में तमीज करनी जरूर आती है। आपने ये नोट जरूर मिनटों में कमा लिए होंगे भाईजान, पर धरती बेचने की कीमत तो नगद मिलती है ना। फिर तो सारा वतन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसकी तो बहुत कीमत मिली होगी ना भाईजान, बहुत। पर हमें हमारा ये घर नहीं बेचना है, हमें हिफाजत करनी है, इसकी हिफाजत करनी है। निकल जाइए यहाँ से। हिफाजत तुम करोगे हिफाजत? तो सुन जा, मैं पाकिस्तान से भागकर नहीं आया, हाँ, बल्कि हिंदुस्तान भेजा गया तुम्हारा ये कश्मीर लेने के लिए। अब बहुत जल्द तुम्हारा ये कश्मीर में लेकर जाऊंगा, और उस दिन मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये घर, वतन, हिंदुस्तान, इन सब मरों का अंजाम क्या होता है। कश्मीर तो आप तब ले पाएंगे ना भाईजान, जब हम में से कोई बाकी ना होगा। और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस मुल्क में 45 करोड़ लोग हैं और चींटियां पहाड़ नहीं खोदा करती हैं। निकल जाइए यहाँ से, मैं कहती हूँ दफा हो जाइए अभी के अभी। ठीक है सर, मैं भी जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने उसे यहाँ बना दी। जी हाँ, और वो इस वक्त अभी इस घर में नहीं है, और आपकी बेहतरी इसी में है कि आप जान घर पर आए, उसके पहले आप यहाँ से दफा हो जाइए। ठीक है सर। कौन था ये आदमी? मैंने पूछा कौन था ये आदमी? फारूक भाई थे भाई। फारूक? जी अब्बू। वो दो सकी कुत्ता यहाँ क्या लेने आया था? वो अभी ही आए थे, और मुझसे कह रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान से कश्मीर लेने भेजा गया है, पर मैंने उन्हें दफा कर दिया और कहा कि दोबारा हमारे इस घर में वापस ना आए। कश्मीर लेने आया था? कमीना, तूने पुलिस से खबर की? नहीं अब्बू। बेवकूफ लड़की, तूने एक शानदार मौका अपने हाथ से निकाल दिया, बदनामी का दाग धो डालने का शानदार मौका। मैं पुलिस को इत्तला कर आता हूं, वो नहीं बच सकेगा, कभी नहीं। अब सुनिए तो, या अल्लाह, अब क्या होगा? क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। फारूक भाई आए थे। फारूक यहाँ आया? हाँ, पर मैंने उन्हें दफा कर दिया और कहा कि अब दोबारा यहाँ ना आए। वापस कर दिया? क्यों? क्योंकि वो गद्दार है और गद्दारों से मैं नफरत करती हूँ। पर वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा अपना खून, तुम्हारा रिश्ता है उससे। धरती से बड़े खून के रिश्ते नहीं होते, और उन्होंने अपनी धरती से अपनी धरती को धोखा दिया है। मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। सारा मैं तुम्हारे ख्यालों की कद्र करता हूँ, पर बहरहाल तो मुझे ये बताओ, फारूक यहाँ आया था, इसकी खबर कासिम चाचा को तो नहीं हुई ना? मैंने अब्बू को सब कुछ बतला दिया है और वो पुलिस को इत्तला ही कर दी है। क्या? जी। अरे ये क्या किया तुम जानती हो कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी और उसे क्या सजा मिलेगी? उसे फांसी होगी, फांसी। मैं भी यही चाहती हूँ कि भाईजान को फांसी हो। सारा बात सुनो, सारा बात।
क्या है? ये फूल? ये भी भैंस? हाँ मेरे लिए? हाँ कहाँ है उस्मान साहब? उधर है उस्मान साहब तो मैंने क्या अब वो नहीं बच सकेगा, बिल्कुल नहीं बच सकेगा। अमीना, आपको जान आपने पुलिस को इत्तला कर दी? हाँ मैंने इत्तला कर दी। अब पुलिस उसे पकड़ लेगी, वो मारा जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकूंगा मेरी बच्ची। मैं अपनी मादरे वतन का हुक्म बजा लाया। वो कमीना कभी नहीं बच सकेगा, कभी नहीं। फारूक, तू? यहाँ क्या लेने आया? अब्बा जान मुझे बचा लीजिए। अब्बा जान मुझे बचा लीजिए। सारे शहर में पुलिस कर रही है। अब्बा जान मैं बच नहीं पाऊंगा। अब्बा जान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे साथ धोखा हुआ है। अब्बा जान मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने अपने वतन से गद्दारी की, अपने आप को धोखा दिया, अपने ज़मीर से गद्दारी की। अब्बा जान, और अब्बा जान अब मैं समझ गया हूँ। अब्बा जान मुझे बचा लीजिए। अब्बा जान कुछ तो बोलिए। अगर इस वक्त आपने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं आपका गुनहगार हूँ। अब्बा जान मुझे बचा लीजिए। अब्बा जान, फारूक, तू मेरा ही नहीं बल्कि इस देश के लाखों करोड़ों हम वतनों का गुनहगार। तू इस जमीन के हर जर्रे का गुनहगार। मेरे अकेले के बख्श देने से क्या होगा मेरे बेटे? अगर वाकई तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है तो जा दे दे पुलिस में अपनी हाजिरी और मांग अपने गुनाहों की माफी। नहीं अब्बा जान आप मुझे वहां मत भेजिए। अब्बा जान वहां मुझे माफी नहीं मौत मिलेगी, कुत्तों से भी बदतर मौत। अब्बा जान मैं इस घर के सिवा कहीं नहीं बच पाऊंगा। फारूक, मैं तुझे पनाह देकर तेरी तरह गुनहगार नहीं बन सकता। मैं तुझे माफ भी नहीं कर सकता। तू यदि कत्ल कराता ना तो मैं तुझे बचा सकता था, पर तूने अपने वतन से गद्दारी की। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। पर अब्बा जान जरा सोचिए। मैं अपने गुनाह कबूल कर रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। अब्बा जान मैं इस कलंक को धो देने के लिए भी तैयार हूँ। बेवकूफ लड़के, अपना गुनाह धो डालने की बात करता है तो सुन, तू पेश हो जा उन 45 करोड़ हम वक्तों के सामने जिनका कि तू गुनहगार है। अब्बा जान मुझे मौत की सजा होगी। तेरे गुनाह मिल जाएंगे फारूक। पर अब्बा, अपने गुनाहों की माफी के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता कि तू मौत को कबूल कर। पर अब्बा जान जरा सोचिए। मैं आपका खून हूँ, आपका बेटा हूँ। अगर मुझे फांसी होगी तो क्या आपके सीने में दर्द नहीं उठेगा? कहता है फारूक, तू मेरा खुदा है। मैं जानता हूं तुझे फांसी हो, मैं ये भी जानता हूं मेरे सीने में दर्द उठेगा, लेकिन वो उस दर्द को पी जाऊं
क्योंकि मैं जानता हूं उसके बाद मुझे राहत महसूस हो। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जान? ठीक कहता हूं फारूक। गंदे घोड़े को शरीर पर पालने में जो तकलीफ होती है ना, इसके फूट जाने पर नहीं होती। बजाय इसके कि तू यहाँ वहां जिंदगी की भीख मांगता फिरे, शान के साथ मौत को दूर। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि मुझे मौत की सजा हो? मैं चाहता हूं तुझे मौत की सजा मिले, ताकि लोगों को सबक हो अपनी धरती बेचना कितना सलीम था। तो इसका मतलब ये कि मेरी मौत पर आपको खुशी होगी? हाँ, शायद खुशी हो, बशर्ते तू खुद पुलिस में सुपुर्दगी दे दे। मेरे दिल में हमेशा ये कांटा नहीं छुपेगा कि तूने गद्दारी की है। अगर तूने खुद में हार दे दी तो शायद तेरे दिल में ये मलाल डाले। अब्बा जान जरा सोचिए, मैं खुद जीते जी मौत के मुंह में कैसे जा सकता हूं? ठीक उस तरह फारूक, जिस तरह तू एक दिन जीते जी मौत से बदतर नतीजे पर पहुंचा। कबायलियों को दावत देकर तूने अपने मुल्क को बेचा, अपनी मां बहनों की आबरू लुटवाई थी, बच्चों के सीने में शकीने दबाए थे मानो। आज तुझे अपनी गर्दन सच्चाई के हाथ में सौंप देनी हो, ताकि लोग कहें कि कश्मीरी अपना गुनाह खुद से मौत बहुत आरामदेह हुआ करती है, और कई बार जिंदगी से बहुत तकलीफ भी होती है। क्या मेरे बेटे, तू यहाँ वहां जिंदगी की भीख मांगता बनेगा, इससे अच्छा तू नहीं अब्बा जान, मैं मरूंगा नहीं, जीते जी मौत के मुंह में नहीं जाऊंगा। का मतलब तेरे दिल में सच्चाई नहीं, तू अब भी डरपोक है। अमीरे, ना तू मर्द है ना औरत, दफा हो यहां से। पर अब्बा जान, खुदा के लिए इस वक्त मेरी मदद कीजिए अब्बा जान। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं पकड़ा जाऊंगा अब्बा जान, मैं बच नहीं पाऊंगा। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए अब्बा जान, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मुझे रहम आता है उस मुल्क पर जिसने तुझ जैसे डरपोक को फौज में अफसरी दी। यही कलेजा लेकर आया था तू कश्मीर देने। जलील कुत्ते चंद पैसों की खातिर में अपनी वफा की, और आज जिंदगी की खातिर जब गिराने लगे, दफा हो यहां से। अब्बा जान, हाथ मत लगा मुझे, हाथ मत लगा। जरा पुलिस को खबर कर, मैं अपने हाथों से पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं भाईजान रुकिए। अरे ऐसा कमीना कभी नहीं बच सकेगा, कभी नहीं बच सकेगा। वो एक दिन मारा जाएगा और खुद इसे उड़ा दिया जाएगा। तुम तो यहाँ काफी दिन पहले आ गए, पर आज मेरी याद कैसे आ गई? मुझे अफसोस है, मेजर साहब आप तो जानते हैं मैं यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत तो इसकी तलाश में चारों तरफ ढूंढी। आज बड़ी मुश्किल से यहाँ आने का मौका मिला। तुमने कासिम चाचा से मिलकर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि अब तुम अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हो और फिर वतन की खिदमत करने के लिए आना चाहते हो? क्या अब्बा से? नहीं, ये मुमकिन नहीं है मेजर साहब। आप तो जानते हैं कि अब्बू के दिल में हिंदुस्तान के लिए कितनी मोहब्बत है। वो मेरे 50 बार कहने पर भी ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि अब मैं बदल गया। लिहाजा तुमने उनसे मिलने की कोशिश की नहीं? हाँ। झूठ
बोलते हो तुम? नहीं हम अब्बा जान से मिले गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तुम अब्बू जान से मिले थे, तुमने उनसे गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगी। तुमने उन्हें अपने खून और अपने वतन का वास्ता भी दिया। तुमने उन्हें बताया था कि पुलिस की पूरी नजर है तुम पर तुम्हें उनसे कोई आसरा तो दूर हमदर्दी भी नहीं मिली। हाँ मेजर साहब ये सही है, पर मेरा यकीन मानो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। बस मेजर साहब मैं डर गया। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था फारूक। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक एहसान और करो। तुम्हारे पास जितने भी कागजात और चीजें हैं सब मेरे हवाले करो, पर मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। पर मेजर साहब इन सब चीजों की हिफाजत में अपनी जान से ज्यादा करता है, और मेरा यकीन मानिए अगर मैं मर भी गया तब भी इनकी हिफाजत करूँगा। क्या भूत बनकर बच्चों जैसी बातें नहीं करते हैं मेजर। तुम ये सब चीजें मेरे हवाले कर दो और अपना काम जारी करो। पर मेजर साहब मुझे एक मौका दें। अब आप मुझ पे भरोसा कीजिए मेजर साहब। ऐसी कोई बात नहीं है फारूक। मैं चाहता हूं कि तुम ये सब चीजें मुझे दे दो और अपने आप को बेगुनाह साबित करो। लाओ। आप क्या करें मेजर साहब? मैं अब तुम्हारा जिंदा रहना हम सभी के लिए खतरनाक, और यकीन करो कि तुम्हारी मौत हम सबके लिए फायदेमंद साबित हो। तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे परिवार के लिए भी, और मेरे लिए। नहीं मेजर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बस एक मौका दीजिए। मेजर साहब मैं साबित कर दूंगा कि मैं अपने वतन का वफादार हूँ। जरूर साबित कर दोगे कि तुम गद्दार हो, तो मैं मानना पड़ रहा है, पर अफसोस कि मेरे पास कोई और चारा नहीं। नहीं मेजर साहब, आप मुझे यहाँ नहीं मार सकते। इस घनी बस्ती में गोली की आवाज आपके लिए भी खतरा बन जाएगी। अगर मैं मारा गया तो आप भी बच नहीं पाओगे। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें फारूक। रिवॉल्वर देख रहे हो, इसमें साइलेंसर लगा होगा। मैं तुम पर गोली चलाऊंगा भी, पर इसकी आवाज नहीं आएगी। मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर में मार दूंगा और कोई भी मुझसे कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे परिवार को उल्टा मेरा एहसान मंद होना पड़ेगा कि मैंने उनके माथे पर लगा हुआ थप्पा हमेशा हमेशा के लिए धो दिया है। मेजर साहब खुदा के लिए मेजर साहब मुझे एक मौका दीजिए मेजर साहब। ये कौन है? मेरे एक दोस्त है। अच्छा, उस्मान साहब कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। मुझसे तो कहके चलिए ठीक है तुम चलो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। कहाँ रह गए? मैं काम करूँ, जाकर बाजार में देखता रहो, हो सकता है कहीं कपड़ा ला रहा है। अच्छा ठीक है। आइए उस्मान साहब, तस्वीर पर। मैं कुछ लेट हो गया। यहाँ कोई नहीं, इतना नहीं। बहुत इंतजार करवाया है, आ जाओ। जी, दरअसल मैं आपसे मिलने निकला तो बहुत ठीक वक्त पर था, लेकिन इत्तेफाक से अचानक 12 नंबर की खबर आ गई। बस उसी से मिलने जुलने में थोड़ा समय लग गया। 12 नंबर? उसका इंचार्ज तो शायद फारूक अली है। वही आ गया था। उसकी टुकड़ी को पहलगाम की तरफ भेजा जाना है। बहुत परेशान लग रहा था। तो क्या फारूक अब मिला है आपसे? क्योंकि वो तो यहाँ काफी वक्त पहले आ चुका है। आप भी तो काफी वक्त पहले आ चुके हैं मेजर मोहम्मद।
और हमारी मुलाकात कब हो रही है? सही कहते हैं। असल में हम सभी अपने आप में इतने होशियार रहे हैं कि मिलने जुलने में जरा वक्त लगा। खैर आप तो मुझे ये बताइए कि हेडक्वार्टर ने कोई तारीख तय की है या नहीं? अरे बस उसी उलझन में मैं भी गिरफ्तार हूँ। वैसे हो सकता है शायद आज खबर आ जाए, मे भी 1-2 घंटे में। अच्छा, वैसे आपकी टुकड़ी को तारीख देने का क्या इंतजाम किया गया? अजी इंतजाम कैसा? हमारे तो हाथ पे 9,000 रुपए रख दिए गए थे और हमसे कहा गया था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम कश्मीर के जिस किसी हिस्से में होगे तुम्हारे पास तक मदद भेज दी जाएगी। मतलब आपने डेट नहीं पूछी थी? सब पूछा था जनाब। इतना बड़ा काम ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल बॉन्ड तरीके से। खैर छोड़िए। अजी छोड़ूं क्या? मेरे आदमी मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझसे कहते हैं कि और कब तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है इक्की दुक्की लोग पकड़े जाने लगे। अभी कल ही हमारा एक लड़का पकड़ा गया। वो तो गनीमत हो कि उसे अपने ठहरने की जगह भी नहीं मालूम थी। बतौर एहतियात मैंने सारे लोगों को वापस बुला लिया। Anyways, लेकिन मेजर एक बात है, इस बार आपकी टुकड़ी को जो जगह मिली है बहुत शानदार है। अजय शानदार क्या, बस यूँ कहिए कि ठीक ठाक। अच्छा एक बात बताइए जी, गांव वाले कुछ काम आ रहे हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। कुछ कुछ जगहों पर पैसों से काम लिया भी जा रहा है, पर आप तो जानते हैं कि हर जगह पैसों से काम नहीं लिया जा सकता। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे हमें धोखा दिया जा रहा है। हमारी अपनी सरकार ही हमें धोखा देगी। क्या मतलब? माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी राय से इत्तेफाक हो, पर यह मेरा पुख्ता ख्याल है कि हमारी सरकार हमें धोखा देगी। हमसे कहा गया था कि तुम्हें कश्मीरियों का फुल सपोर्ट मिलेगा और यहाँ आकर के हम लोग देख रहे हैं कि लोग हमसे इंतहा दर्जे तक नफरत करते हैं। ठीक कह रहे हैं मेजर, ये बात तो पिछले कुछ समय से मैं भी महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी तो मन होता है कि जाकर पुलिस में सरेंडर कर दो। अरबाजिया सामान सरेंडर कर दूं? कैसी बातें कर रहे हैं मेजर मोहम्मद? इस तरह मायूस होने से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है, जो भी हालात हैं उन्हें सर माथे पर रखकर कुर्बान हो जाओ। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं और कोई चारा भी नहीं है। सही कहते हैं आप, मेरे पास अब कोई और चारा नहीं। हम सब बारूद के ढेर पर खड़े होंगे। एक दिन इस बारूद की ढेर में आग लगेगी और हम सब उड़ जाएंगे। बहुत परेशान लगते हो? परेशान होने की ही बात। मैं देख रहा हूं कि हम हार सकते हैं। यहाँ ना तो किसी को हमारी मदद चाहिए, ना कोई हमारा दोस्त, ना यहाँ कोई इस्लाम खतरे में है और ना ही कोई फिरका परस्ती है। बहुत थके हुए लगते हो मेजर। जो तो मैं थका ही नहीं, बल्कि टूट गए। मैं चाहता हूं कि आप हेडक्वार्टर से बात करके तारीख तय करें। और एक बात कहूं आपसे। कहो। सच्चाई बहुत बड़ा अगर होती है और मुझे अफसोस है कि हमारे दुश्मन के पास वो है। अच्छा बहुत थके हुए लगते होंगे जब, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं चलता हूँ। आराम की जरूरत तो हम सभी को है। ये बात अलग है कि आप मेरे सीनियर, इसलिए मेरे सामने ये बात करनी चाहिए। Whatever. यार आखिर यार, मैं तो हैरान हूं कि आखिरकार इतने लोग घुस कैसे आए। जहां तक मुझे लगता है ये लोग एक दिन में तो नहीं घुसे।
मियां डोगरा साहब, इसमें वो कमीना फारूक भी इनमें शामिल है। फारूक? अपना फारूक? जी हाँ, वो जिस दिन यहाँ आया था मैंने उसी वक्त पुलिस में इत्तला कर दी। समझे? फारूक यहाँ आया था चाचा जान? क्यों? तुम्हें ज़ारा ने नहीं बतलाया? नहीं। छोड़ो बरखुरनाथ, तुम तो ये बताओ कि तुमने अपने वालिदैन साहब से खतो खिताबत की, कोई जवाब आया? ये कासिम मियां बता रहे? जी आया है। क्या लिखा उसमें? जी उसमें लिखा है कि वो लोग इस साल तैयार नहीं। खैर कोई बात नहीं, इस साल तैयार नहीं है तो अगले साल भाई क्या कासिम मियां? हाँ सही कह रहे हो डोगरा साहब, इस साल तैयार नहीं है, अगले साल सही। फैसला तो हुआ। मुझे इजाजत। रुकिए, अभी फैसला हुआ था यार बुजान? अभी मैंने तो अपना फैसला सुनाया ही नहीं। मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती। क्या कह रही है तू? सही कह रही हो बुजान, मैं मोहम्मद से शादी नहीं करना चाहती। इनसे शादी करने के बजाय मैं मर जाना ज्यादा पसंद करूंगी। क्या बकती है तू? जी अब्बू, अगर मेरी तरह आपको भी ये पता चल जाए कि ये आपके और आपके वतन के दुश्मन है तो आप भी अपना फैसला बदल देंगे। क्या ढूंढ रहे हैं मोहम्मद मियां? रिवॉल्वर वो नहीं है, उसे तो तफ्तीश लेकर गया। अब्बूजान, ये घुसपैठिया है, पाकिस्तानी फौज का अफसर। क्या? जी कासिम मियां, मैं पुलिस को अभी इत्तला करके आता हूँ। खून में मुजाहिद खून है। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो। लारा पीछे हटो, पीछे हटो। तुम लोगों को इसलिए जिंदा छोड़कर जा रहा हूं ताकि फारूक मुझसे ये ना कह सके कि मैंने उसे धोखा दिया। कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, खड़े रहो अपनी जगह पे। चलो 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 पीछे। भाईजान का सारा बंदोबस्त आपको मैंने कर दिया। मैंने पुलिस को इत्तला कर दिया है, पुलिस कल ही आती ही। तूने पुलिस को खबर कर दी? जी जी जी, आपकी सारी कामयाबियां तो सुकूनत पुलिस के पास मौजूद है जी। कश्मीर अभी मिल जाएगा आपको। तुमने धोखा तो खूब दिया था मोहम्मद मियां, पर खुदा सीधा था और उसने सही वक्त पर हमें ये असलियत बतला दी। जब तुम उस उस्मान पाजी से बात कर रहे थे ना, तो तुम ये भूल चुके थे कि ये घर पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में है। पीछे पीछे हाथ पीछे। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। फारूक तू? हाँ मोहम्मद, मैं। और तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। फारूक के जीते जी तो कभी नहीं जा सकता। अच्छा, तो तेरा जमीर जाग गया है? हाँ मोहम्मद, देर से ही सही, लेकिन मेरा जमीन मुझे याद खींचता है। मोहम्मद, मैं समझ गया कि अपने घर, अपने वतन, अपने खून के रिश्तों से बड़ा फर्क होगा। तो मोहम्मद, मुझे वो फारूक समझने की कोशिश मत करना तो 2 दिन पहले तुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगा। गलती हो गई थी उस दिन फारूक मुझसे। काश कि मैंने तुझे उसी दिन को किया होता है, तो उस दिन नहीं कर सका। आज तुझे गोली मारो। इंतजार किस बात का है मोहम्मद? वतन के लिए ये फारूक मेरे सामने। चला गोली, चला गोली। भाई कोई है? मेरे भाई ने क्या किया? क्या हुआ बेटा? मेजर उस्मान नहीं, स्पेशल ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो। गिरफ्तार कर लो इसे। बाजार से। कासिम मियां,
अबू 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 फारूक भाई का कलंक हो दिया है। अब आपके माथे पे गद्दारी का दाग नहीं। अब आपको कोई गद्दार नहीं कहेगा। देख रहे हो अबू, ये तुम्हारा असली खून सुन रहे हो ना अबू? अपने खून की आवाज अबू। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। उस्मान साहब, मैंने जो अपने वतन अपने ज़मीर के साथ किया, इसकी सजा तो खुदा मुझे देगा। मैंने अपने वतन से गद्दारी की, अपने खानदान से गद्दारी की। इसके लिए खुदा मुझे जो भी सजा देगा मैं उसे मंजूर करता हूँ। हो सके तो अपने इस गद्दार बेटे को माफ कर देना। चलिए उस्मान। यह थी प्रस्तुति आदर्श कला निकेतन की जमीर। बड़ा लड़का फारूक बिमल वर्मा, बेटी जारा ज्योति अतरोलिया, छोटा बेटा रफीक कृष दीक्षित। डोगरा की भूमिका में नेमी झा। मोहम्मद बने राघवेंद्र सिंह कौरव। इंस्पेक्टर ओपी चंदेरिया और उस्मान थे संदीप नागर। संदीप नागर इस नाटक में सहायक निर्देशक की भूमिका में थे और इस नाटक को निर्देशित किया राजेश पाल ने। इस नाटक को तैयार करने में मंच से परे हमें जिन्होंने सहयोग किया, संगीत पर थे सोम मंच पर आए।
संजय अरोड़ा ने मेकअप किया। रेशु गंगवार लाइट प्रकाश संयोजन, रेशु गंगवार मंच पर आए। रेशु गंगवार इस नाटक में हमें विशेष रूप से नगर निगम ने सहयोग किया, हम नगर निगम का आभार करते हैं। इसके अलावा यशोदा हॉस्पिटल, पथ जीवनी से हमारे बीच विकास जी बैठते हैं, विकास जी का आभार, विकास जैन जी, और श्री राम ग्रुप ऑफ वर्कशॉप, इन सभी के सहयोग से ये प्रस्तुति हुई। मैं अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र नाती जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए, और राजेश पाल जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी इस प्रस्तुति के बारे में दर्शकों को। ये मेरा निर्देशन में पहला प्रयास है, लगभग 40 साल बाद। विभिन्न परिस्थितियों में ये नाटक हुआ है और कोशिश की है कि शायद मैं न्याय कर सकूं। आगे आदरणीय राजेंद्र जी कुछ। आदर्श कला निकेतन जब जेसी मिल, सिंको, स्टील फाउंड्री, ग्रासिम्स, ये कारखाने जब चालू थे, बहुत शुरुआती दौर में तो वहाँ के श्रमिक और उनके परिवारों के बच्चे और आदर्श कला निकेतन में काम करते थे। स्वर्गीय जोर सिंह जी और स्वर्गीय गुदेव शर्मा जी, ये आदर्श कला निकेतन की आत्मा थे, जान थे। कारखाने बंद होने लगे, आदर्श कला निकेतन भी एक तरह से सुप्त अवस्था में चली गई। राजेश पाल जी भी ग्वालियर छोड़ के जा चुके थे, वापस आए तो पिछले 15 अगस्त को हम सब ने इनसे निवेदन किया था कि एक बहुत पुरानी जीवित संस्था जो सुप्त अवस्था में है, आप उसका दायित्व संभालें और इसको पुनर्जीवित करें। मैं आज संस्था की ओर से और उस क्षेत्र के तमाम उन मजदूर परिवारों की ओर से जो आदर्श कला निकेतन से जुड़े थे, उन सब की ओर से राजेश भाई को, उनकी इस पूरी टीम को और आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि जो हम लोगों ने सोचा था, राजेश भाई ने, उनकी पूरी टीम ने उसको आज सार्थक किया है। हमारे बीच में इस नाटक के जो ये नाटक रीमेक है, जो लगभग 35, 36, 40 साल पहले भी खेला गया था। अशोक निगरा जी ने उस समय उसका निर्देशन किया था। हमारे बीच में अशोक शर्मा प्रेमी जी हैं, हमारे बीच में गिरीन तोमर जी हैं। कासिम का रोल गिरीन तोमर जी ने किया था, अशोक शर्मा प्रेमी जी ने फारूक का रोल किया था, और डोगरा का रोल करने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। नाटक करते करते राजनीति में आ गए तो 24 घंटे का नाटक शुरू है जिंदगी में। तो आप सब के सहयोग से आज ये सफल मंचन हुआ है। इस सफल मंचन के लिए मैं पूरी टीम को हृदय से साधुवाद धन्यवाद देता हूं, और राजेश जी आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर प्रयास में मजदूर कांग्रेस ग्वालियर इंटक और हम लोग सब आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ देंगे। हर तरह की आवश्यकता पड़ने पर आपके सहयोग के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे, और आपका आशीर्वाद भी आदर्श कला निकेतन को इसी प्रकार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी का धन्यवाद।